ओके, ठीक हो। पहला लेक्चर जो है वो आज का हम शुरू करने लगे हैं जी। इट्स अ सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन सेशन है। और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में ख़ास तौर पर जब से 2015 में आपका सिलेबस चेंज हुआ और उसके बाद से हमें 2016 से 2021 तक बहुत इरेगुलर हमें प्रैक्टिसेस मिलती हैं। ख़ास तौर पर अ, अगर किसी कंपल्सरी पेपर में, तो वो सबसे ज़्यादा इरेगुलर प्रैक्टिस हमें पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में नज़र आती है। 2016 से पहले प्री 2016 पेपर्स में जो लार्जली एक टेंडेंसी ऑपरेट करती थी वो यही करती थी कि 3 to 4 क्वेश्चंस वो आते ही आपके प्री पार्टीशन में से थे। ये एक सेटल फिनोमेना था। उसकी रीजन सो बिकॉज जो आपका ग्रेजुएट लेवल पर यूनिवर्सिटीज में जो पेपर पढ़ाया जाता है अभी भी और पहले भी जो पढ़ाया जाता था, तो वो ज्यादा प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे पढ़ाया जाता है। ये हर जगह यही फ्रेमवर्क जो है वो चलता है। प्री पार्टीशन यानी प्री 1947 के टॉपिक्स, फिर 1947 से ऑनवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स एंड कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, फिर अमेंडमेंट्स, कुछ मेजर इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमी। यही लार्जली पढ़ाया जाता है। आप लोग भी जिस जिस भी जगह से पढ़ के आए होंगे, ग्रेजुएशन के लेवल पर यही चीजें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन 2016 से हमें जो कह रहे हैं इरेगुलर प्रैक्टिस ऑनवर्ड्स 2021 तक, वो पाकिस्तान अफेयर के पेपर में नजर आती है, जिसकी वजह से हम जनरली ये अज्यूम कर रहे हैं, ये जम्पशन बन गई है कि पाकिस्तान अफेयर का पेपर तो 90% करंट अफेयर का पेपर है। और ऐसा हो भी रहा है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम 2021 का पेपर देखें तो दो हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि एक तरफ हम कर लेते हैं जी कि प्री 1947 एरा के क्वेश्चंस, फिर 1947 से टिल डेट खालिसतन वो टॉपिक्स जो आपके पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड हैं, ऐसे टॉपिक्स। और इश्यूज भी ऐसे के जो कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल नेचर के हैं। सेंटर प्रोविंस रिलेशन हो गया, 18th अमेंडमेंट हो गई, ठीक है जी, इस तरह के टॉपिक्स। और फिर बाकी सारे आपके करंट अफेयर्स के डोमेस्टिक टॉपिक्स प्लस फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान रिलेशन विद अदर कंट्रीज, ये भी करंट अफेयर्स में हम नॉर्मली तैयार करते हैं। डोमेस्टिक टॉपिक्स एनर्जी, वाटर, एजुकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हो ऐसे रहा कि जो एक हमारी ग्रेजुएट लेवल पर यूनिवर्सिटीज में जो सेट पैटर्न पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाता रहा है, वो सबसे ज्यादा उसको डिस्टर्ब हमें एफपीएससी में अगर कोई पेपर होता नजर आ रहा है तो वो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है। 2021 का अगर हम पेपर, ठीक है जी, जब आप देखते हैं स्पेसिफिक कि जनाब 47 से लेके ऑनवर्ड्स कोई और सवाल
जो कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल नेचर का हो, तो इस पेपर में ऐसा कोई सवाल नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल नेचर से हो। मीनिंग देयर बाय कि 6 के 6 सवाल रिमेनिंग उसने ऐसे पूछे हुए हैं कि वो करंट अफेयर का पेपर, वो कहीं से भी पाकिस्तान अफेयर का पेपर वो डेवलप नहीं होता, वो करंट अफेयर का पेपर जो आप बना रहे हैं। जब हम सिलेबस को भी देखते हैं तो सिलेबस में तो एक कंपलसरी का सिलेबस, चाहे वो करंट अफेयर का हो, पाक अफेयर का हो, एक मेयरली अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2020 में अगर हम आए तो 2020 में हम देखते हैं कि 2020 के पूरे पेपर में उसने एक सवाल दिया हुआ जो कि प्री पार्टीशन से रिलेटेड है। इसके बाद उसने एक सवाल ऐसा दिया हुआ जिसकी नेचर आपकी पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड है, पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है और उसको बताएं, मेन फीचर्स बताएं पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के, वो एक सवाल दिया हुआ। और उसके बाद उसने बाकी 5 सवाल अगेन आपके डोमेस्टिक इश्यूज और उससे रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी, इंडिया से रिलेटेड, मिल मिला के इस तरह के सवाल दिए हुए। 2019 में आने, 2019 में अगेन उसने पूरे पेपर में आपसे एक सवाल पूछा हुआ कि जो डील करता है प्री पार्टीशन, एक सवाल। इसके बाद इसने एक सवाल ऐसा दिया हुआ कि जो खालिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें इसने सेंटर प्रोविंस रिलेशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो क्या है वो एक दिया हुआ। और अगेन यहाँ पर इसने 5 सवाल ऐसे दिए हुए हैं कि जो करंट अफेयर्स रिलेटेड है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस बताएं, पॉपुलेशन पे बताएं, एनर्जी क्राइसिस पे बताएं, सही, नेचुरल रिसोर्सेज पे बताएं, इस तरह के सवाल दिए हुए। फिर 2018 में आ जाते हैं। 2018 के पेपर में उसने हमारे से 2 सवाल ऐसे हैं जो पूछे हुए हैं कि जो 2018 में जो कि प्री पार्टीशन जिनकी नेचर सेट होती है। एक इकबाल पे पूछ लिया, एक 3 जून प्लान पे पूछ लिया, ठीक है जी। इसके बाद इस पेपर में इसने 3 सवाल ऐसे पूछे हैं जिनकी नेचर खालिसतन पॉलिटिकल इश्यूज या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे पूछ लिया, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में अच्छा है, सेंटर प्रोविंस रिलेशन पे पूछ लिया, नेशनल इंटीग्रेशन पे पूछ लिया। ये प्रॉपर यानी कि पाकिस्तान अफेयर्स की डायनामिक्स बनती हैं। फिर उसने 2 सवाल डोमेस्टिक इश्यूज से रिलेटेड और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, पाक यूएस से रिलेटेड सवाल पूछ लिए। अगर हम 2017 में आ जाए तो 2017 के पेपर में उसने जनाब हमारे से एक दो दो सवाल ऐसे पूछे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल नेचर के सवाल थे। उसने पाकिस्तान के नेशनल कल्चर से रिलेटेड, उससे फिनोमेना ऑफ यूनिटी, वो पॉलिटिकल इशू के कॉन्टेक्स्ट में उसको साथ ट्रांसेंड कर दिया। और दूसरा उसने जनाब जुडिशरी का रोल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो उसने पूछ लिया। इस पूरे पेपर में इसने हमारे से फ्रीडम मूवमेंट का कोई सवाल नहीं पूछा और रिमेनिंग 5 सवाल इसने करंट अफेयर बेस्ड सवाल पूछे। इसके बाद 2016 जो पहला पेपर था जब सिलेबस चेंज हुआ, इस पेपर में इसने 4 सवाल हमारे से वही पूछे जो कि प्री 2016 होता आ रहा था, 3 से 4 सवाल प्री पार्टीशन। तो इस पेपर में इसने 4 सवाल हमारे से ऐसे पूछे और 3 इस कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में से कुछ नहीं पूछा। और 3 सवाल इसने करंट अफेयर टाइप, पाकिस्तान अफगानिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, कश्मीर के ऊपर ये सवाल पूछ रहे। यानी कि हम देख सकते हैं कि लार्जली पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर को एज अ पाकिस्तान अफेयर का पेपर एफपीएससी ट्रीट नहीं कर रहा और लार्जली इसको पेपर को करंट अफेयर्स का पेपर जो है वो ज्यादा बनाया हो। तो इसका मतलब है कि हमें तो सिर्फ करंट अफेयर्स तैयार कर लेना चाहिए।
तो करंट अफेयर्स तैयार कर लें तो व्हाट्स द डिफरेंस कि ये बाकी एरियाज कहाँ पे होंगे तैयार, क्योंकि यू नेवर नो कि ठीक है वो पिछले 2 से 3 सालों में एक दो दो ये सवाल ही पूछ रहा है। ये पिछले 3 साल के ट्रेंड है कि प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के स्पेसिफिक जो पाकिस्तान अफेयर के पोर्शन है उनमें तो वो 1 साल में एक सवाल पूछ रहा है, 21 में, 20 में 2 पूछे, 19 में 2 पूछे, 18 में 5 पूछे, 17 में 2 पूछे, 16 में 4 पूछे। तो पिछले 3 साल के पेपर्स में तो वो 2 से ज्यादा सवाल ही नहीं पूछ रहा। तो इट मीन्स कि हमें तो फिर करंट अफेयर के सवाल तैयार कर लेने चाहिए। तो फिर हमें पाक अफेयर अलहदा से पढ़ने की जरूरत क्या है? हम अलहदा से फीस दे के अलहदा से इसकी तैयारी हम क्यों कर रहे हैं? हम तो बस ठीक है करंट अफेयर्स कर लें। ये तो हम करंट अफेयर किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, उसने आपको डोमेस्टिक टॉपिक्स भी करवाने, चाहे आप मेरे से पढ़ रहे हो चाहे आप किसी और से पढ़ रहे हो। उसने आपको फॉरेन पॉलिसीज भी करवानी, उसने आपको इंटरनेशनल इश्यूज और उसके साथ पाकिस्तान का लिंक वो भी करवाना है। तो दैट्स इट, पेपर में तो सवाल आ रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि ये पोर्शन में से अगर 3 साल से ट्रेंड नहीं है तो उससे पिछले 3 साल में तो ट्रेंड है। सो हम रिस्क नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि बस ठीक है हम करंट अफेयर के सवाल जो हमारी करंट अफेयर की तैयारी है उससे हम पाक अफेयर की भी तैयारी कर लेंगे। हम ये रिस्क नहीं ले सकते बीइंग अ स्टूडेंट किसी भी सूरत में, क्योंकि ऐसा पोर्शन तो चाहे आप मेरे से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे आप खुद तैयार कर रहे हैं, तो ये तो करंट अफेयर के सिलेबस के साथ थॉरली कनेक्टेड है। ये जो पोर्शन है ये किसी भी सिलेबस के साथ थॉरली कनेक्टेड नहीं है। और इस एजम्पशन पे कि पिछले 3 सालों में सवाल नहीं आ रहे तो हम इस पोर्शन को छोड़ नहीं सकते। वरना अलहदा से हमें पाकिस्तान अफेयर पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास कि हम क्यों पैसे दें अकेडमी को, टीचर को, और हम क्यों पढ़ें। सो मैं पिछले 5-6 साल से जो पाकिस्तान अफेयर्स के सेशन ले रहा हूँ और उसमें मेरे काफी वीडियोस भी जो मेरी यूट्यूब पे अपलोडेड पड़ी हैं वो इसी सेक्शन से रिलेटेड, वो इन्हीं में रहते हुए इनको ही करना क्यों जरूरी है। तो सीएसएस के स्टूडेंट्स पीएमएस में भी अप्लाई कर रहे होते हैं, और पीएमएस जब आप तीनों सूबों के जो रेगुलर पीएमएस होते आ रहे हैं, खासतौर पे 2 सूबों के पंजाब और सिंध के, तो उनके करंट अफेयर और पाक अफेयर का जो खासतौर पाक अफेयर के पेपर हैं उसमें ये प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन का जो ये फ्रेमवर्क है उसमें से 2-3 सवाल वो तो हर दफा लग रहे हैं। सो ये नहीं है कि सीएसएस में पाक अफेयर अगर हम ना पढ़ें इस एजम्पशन पे कि जी प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स, अमेंडमेंट्स, स्पेसिफिक आर्टिकल्स, इनको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर ही कर लो तो बस ठीक है जी, उसी के सिलेबस के साथ तो पाक अफेयर भी हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा, पिछले 3 साल से तो ये नजर आ रहा है, लेकिन उससे पिछले 3 साल में ऐसा नजर नहीं आ रहा। एंड वी नेवर नो कि जो नेक्स्ट पेपर है उसमें क्या वो दोबारा बैक उसी पॉलिसी पे चला जाए कि जनाब 3 से 4 सवाल हमने प्री और पोस्ट पार्टीशन में से देने। तो अगर उसने करंट अफेयर में से ही देने हैं तो वी डोंट नीड टू वरी एट ऑल, क्योंकि हम करंट अफेयर्स के हमने अपने टॉपिक्स जो तैयार किए हैं उनमें से कोई लग गए तो लग गए। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड उसने वही दोबारा पैटर्न दे दिया तो यहाँ तो फिर भी हम कुछ लिखने की कहानियां लगा लेंगे ना, एनर्जी क्राइसिस पे सवाल आ गया तो चाहे आपने करंट अफेयर में नहीं भी पढ़ा हुआ तो कुछ टामक टोइयां मार लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल स्पेसिफिक लखनऊ पैक्ट पे आ गया और उसकी इंपॉर्टेंस मुस्लिम नेशनलिज्म के लिए, तो एक लाइन भी कहानियों की नहीं लिखी जाएगी। और ये पोर्शन जो है वो फिर पीएमएस के सिलेबस और पीएमएस के पेपर्स में वो काम भी आती है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर मेरा जो एम्फोसिस है वो ये है कि स्टूडेंट को वो प्रिपेयर करवाया जाए कि जो प्रॉपरली स्पीकिंग पाकिस्तान अफेयर्स है, इररिस्पेक्टिबल ऑफ द फैक्ट कि वो पेपर्स में करंट अफेयर पूछ रहा है पिछले 3 साल से, तो वो पूछता रहे।
लेकिन जो डायनामिक्स हैं उस सिलेबस की, उस डायनामिक्स को पहले जो है वो एड्रेस करना। अगर वो डायनामिक्स एड्रेस नहीं होती हैं तो जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी टीचर को फीस देना या किसी भी टीचर को या पैसे दे के एकेडमी को पढ़ना कि उससे पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो पढ़ा जाए। इसीलिए जो मैं अपनी एडवर्टीजमेंट भी करता हूँ पाकिस्तान अफेयर्स की, उसमें स्पेसिफिक हम टॉपिक्स लिख के जो है वो ये बता देते हैं कि भाई हमने ये करवाना है पाकिस्तान अफेयर्स में। सो ये पहली जो चीज की जो जेन में जो है वो आप बना लें कि मेरी सिलेबस का जो स्कोप है वो मैंने कहाँ तक उसको कन्फाइंड किया हुआ और मैं उसी में रह के स्टूडेंट्स की आर्गुमेंटेशन जो है वो डेवलप करवाता हूँ। ये जेन में रखिएगा पहली चीज। अब आई डोंट नो कि आपको वो 2016 या 17 के पैटर्न पे पेपर क्वेश्चन पेपर बना दे या वो 2020 और 2021 के पैटर्न पर पेपर बना दे, आई नेवर नो। सो मेरी कोई गारंटी नहीं है। कंपलसरी का कोई भी पेपर मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उस पर फिर मेरी जो है वो गारंटी नहीं होती। सही है जी। जिन लोगों ने जो है वो सिलेबस की आउटलाइन जो मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है अगर वो देख ली हुई है तो ठीक है, नहीं तो हमने वो पहले अनाउंस की होती। सो लार्जली मैं जो एरियाज जिनमें काम करूंगा आप लोगों के साथ, वो तो ऑफ कोर्स एक तो आपका एरिया जो है वो प्री पार्टीशन का है। पर प्री पार्टीशन का एरिया भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक कैटेगरी वो कि जो आपकी मुस्लिम रूल एंड इट्स डिक्लाइन और उससे जुड़े रिफॉर्मर्स, इससे रिलेटेड है। एक कैटेगरी आपकी फिर दूसरी कैटेगरी प्री पार्टीशन की, वो मुस्लिम नेशनलिज्म के साथ कनेक्टेड है। और तीसरी कैटेगरी आपकी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड है। ये 3 का एक फेज जिसको हम तैयार करेंगे। दूसरा फेज जो हम तैयार करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी पाकिस्तान की, मुख्तलिफ एरा में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई। इसमें हम 47 से 56 का फेज देखेंगे, फिर 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो पाकिस्तान में होती आई, इनको देखेंगे। इसके साथ फिर हम एनएफसी को देखेंगे। 18th अमेंडमेंट ऑफ कोर्स वो इसी के साथ कनेक्टेड है, उसको देखेंगे। सेंटर प्रोविंस रिलेशंस को देखेंगे और की आर्टिकल्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इनसे रिलेटेड जो की आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उनको देखेंगे। तो दूसरा स्फीयर जो है वो इस पैटर्न पर सारा वो डेवलप होगा जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है जी, ये दूसरा काम हो। इसके बाद फर्दर, इसके बाद अगला जो स्फीयर है उसमें आ जाते हैं। ये स्लाइड आगे क्यों नहीं हो रही? तीसरा स्फीयर जिसको हम देखेंगे वो हम देखेंगे जुडिशरी का। जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की तारीख में की डिसीजंस, उन डिसीजंस का इम्पैक्ट, मेजर केसेस पाकिस्तान की तारीख के और उनका फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट। ये 5 से 6 बड़े केसेस हैं, इनकी डिटेल जो है उनको हम जो है वो फिर देखेंगे। यानी कि
ये एक जुडिशरी के फ्रेमवर्क में इसको सारे को देखें। ये तीसरा स्फेयर हो हमारा जिसको हम देखेंगे। चौथा स्फेयर जिसको हम देखेंगे वो होगा ओवरऑल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर एक ब्रीफ लेक्चर। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और एक ओवरऑल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये करंट अफेयर का पोर्शन, लेकिन एक ब्रीफ स्केच जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ओवरऑल डायनामिक्स का, उसको हम जो है वो एक लेक्चर लग जाए हमारा, 2 लेक्चर लग जाए, उसको हम देखेंगे। पांचवा और आखिरी चीज जो हम देखेंगे वो मिनिमम 5 टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट मेरे नजदीक के मुझे लगते हैं कि हाँ ये 5 टॉपिक, क्यों, क्योंकि पेपर में जाहिर है वो करंट अफेयर से रिलेटेड भी कोई ना कोई एस्पेक्ट जो है वो दे सकता है। तो मिनिमम 5 टॉपिक्स, ये जो 2 पोर्शन हैं ये एक सप्लीमेंट्री जो है वो मेरी तरफ से, क्योंकि लार्जली यहां तक का जो पोर्शन है इसमें मैं समझता हूँ कि ये ही पाकिस्तान अफेयर्स में होना चाहिए, जो कि बहुत इरेगुलर प्रैक्टिस हो रही है एफपीएससी की वजह से, जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी डायनामिक्स और 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपका सेशन जब तक एंड जाएगा तकरीबन इसको कोई वैसे हम अनाउंस तो 6 वीक्स ही करते हैं, लेकिन इसको लग सकता है टाइम थोड़ा सा ज्यादा। तो जो आखिरी हमारे फिर सेशंस होंगे उनमें इनको मैं फिर एवेलुएट करूँ। सो ये काम है जी जो आपको बताने वाला था, और अब इसके साथ फिर हम इसको प्रॉपर जो है वो शुरू कर देते हैं। एक चीज ज़हन में रखिएगा जी कि जो प्री पार्टीशन है इसके मेरे सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इनको 20-25 लेक्चर्स हैं, बड़ी डिटेल में मैंने यूट्यूब पे इन लेक्चर्स को जो है वो अपलोड किया हुआ है, ऑलरेडी अपलोड किया हुआ। तो यहाँ जब हम क्लास में इस प्री पार्टीशन को शुरू करेंगे तो यूट्यूब के लेक्चर्स जो हैं वो वन वे ट्रैफिक होते हैं। यहाँ पर ज़ाहिर है हमें फिर उसको प्रॉपर एक लेक्चर, एक एकेडमिक लेक्चर की फॉर्म में जो है वो लेके चलना है, क्योंकि यूट्यूब पे जो लेक्चर हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के साथ इंटरेस्ट डेवलप करके, वो 20 नंबर का सवाल डेवलप करने के लिए नहीं है, वो एक स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जिनको बिल्कुल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है या समझ नहीं पाते फ्रीडम मूवमेंट को, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो लेक्चर रखे हुए। ये सारा काम था जी जो आपको बताना था, और इसी पैटर्न पे मैं चलूंगा और ऑनवर्ड्स आगे हम चलते रहेंगे। सोर्सेज एज फार एज पाकिस्तान अफेयर्स कंसर्न, जहां जहां जिस जिस पोर्शन में हम जाएंगे उस पोर्शन का सोर्स मैं आपको जो है वो मेंशन करते रहूंगा। लेट्स से कि हम पहले सोर्स में जा रहे हैं कि जो आपका राइज एंड डिक्लाइन या फॉल ऑफ मुस्लिम रूल एंड रिफॉर्मर्स, ये पहला फेज है आपका, जो सीएसएस में एक आधा सवाल उसने पूछा तो हुआ है इस फेज में से, लेकिन पीएमएस में इनके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं इस पोर्शन के। इस पोर्शन के लिए जो आप क्या लेंगे, छोटी छोटी एक सोर्स तो नहीं लेकिन जो आपको अवेलेबल हो जाए, एक तो जमीलुद्दीन अहमद की है अर्ली फेज ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट। जमीलुद्दीन अहमद की अर्ली फेज ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट, जमीलुद्दीन की किताब है, छोटी सी किताब है, अगर आपको अवेलेबल हो जाती है तो इसमें साथ थोड़ा सा आपका आगे फिर यानी कि मुस्लिम लीग का भी आ जाती है चीजें, लेकिन हम इसमें से खास तौर पर टू नेशन थ्योरी, सर सैयद, शाह वलीउल्लाह और जहाद मूवमेंट, फ्राजी मूवमेंट, ये सर ये जो हमारी अर्ली रिफॉर्मर्स रहे हैं उनकी, और डिक्लाइन मुस्लिम्स का क्यों हुआ, एक टेक्स्ट बुक है छोटी सी, ये सोर्स है। दूसरा सोर्स इस अर्ली फेज के लिए
उर्दू में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आबे कौसर, बिल्कुल अर्ली स्टेज में शेख मोहम्मद इकराम, कैसे यहाँ पे सूफी आए, उन्होंने इस्लाम कैसे सॉरी फैलाया, उससे रिलेटेड इस पहले फेज में। लेकिन अगर कोई समझता है कि नहीं यार मैंने नहीं किताबें पढ़नी, मुझे तो सीधा सीधा नोट्स फॉर्म में चीजें मिलनी, तो सईद अहमद बट की किताब है एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान अफेयर, इस तरह करके किताब, तो उसने सीधा सीधा नोट्स फॉर्म में चीजें बना दी हुई कि आप उसको याद कर लें, रट्टा मार लें, बुलेट्स पॉइंट हेडर्स में लिखी हुई चीजें आपने याद करनी है, आप याद कर लें, आपकी मर्जी। उसमें सारी चीजें मिल जानी आपको, अगले पोर्शन में मिल जानी, सारी चीजें मिल जानी, वो आपकी मर्जी। इससे मिलती जुलती किताबों में कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लें किसी भी पब्लिशर की, लेकिन इस तरह की किताबों से सिर्फ नोट्स बनने हैं, बस नोट्स, यानी बने बनाए नोट्स, आपने रट्टा मार लिया, याद कर लिया, ओपिनियन डेवलप नहीं होनी, वो किताबों की रीडिंग से ही होनी। लेकिन वो हर स्टूडेंट का अपना एक बेंट ऑफ माइंड है कि वो क्या करना चाहता है। दूसरा फेज इसमें जो मुस्लिम नेशनलिज्म का फेज है, मुस्लिम नेशनलिज्म के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स के अजीज, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, अ स्टडी इन मुस्लिम नेशनलिज्म। ये आपकी फ्रीडम मूवमेंट और नेशनलिज्म का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए बेस्ट सोर्स है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो वही जो नोट्स फॉर्म की कोई भी किताब आप साथ चला सकते हो। मेरे ख्याल में ये इस सोर्स के इस फेज के लिए कि ये सिंगल सोर्स वो सफिशिएंट है। अगर आपने इस फेज में कोई उसकी बेसिक हिस्ट्री अपनी क्लियर करनी है, तो बेसिक हिस्ट्री क्लियर करने के लिए कोई भी आप किताब जो है वो फ्रीडम मूवमेंट की, कोई किताब भी हिस्ट्री की, ग्रेजुएट लेवल की, और ट्रैक टू पाकिस्तान भी हो सकती है, जहां से आप बेसिक हिस्ट्री क्लियर कर लें। लेकिन पाकिस्तान अफेयर में तो आपने उसको फिर मुस्लिम नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में लेना है। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तीसरा फेज। इस फेज के लिए रफीक अफजल की किताब है हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। किताब का नाम ही है हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1906 से लेके 1940 तक की हिस्ट्री ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। काफी बड़ी किताब है ये, मोटी किताब है, पढ़ना चाहें आप पढ़ लें। मैं जब इस फेज के लेक्चर ले रहा होता हूँ तो वो नेशनलिज्म और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फेज को मैं कनेक्ट करके ही लेक्चर ले रहा होता हूँ, दोनों को कनेक्ट करके चला रहा होता हूँ। तो इस फेज के लिए मेरे जो लेक्चर का सोर्स जब आना है, मैंने नेशनलिज्म एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स को मैं कनेक्ट करके ही लेके चल रहा होता हूँ। तो उसमें फिर लार्जली रफीक अफजल की किताब की, जिसको ज्यादा मैं बेस बनाता हूँ अपने लेक्चर्स देने के लिए। इस तरफ मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, साथ रफीक अफजल के मुस्लिम लीग का क्या पर्सपेक्टिव था, मुस्लिम लीग के पर्सपेक्टिव का क्रिटिक, इस पे क्रिटिसिज्म, जब तक वो जो है वो नहीं पता होगा तो आप ज्यादा ग्रिप नहीं बना सकते। उसके लिए हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, डॉक्टर ताराचंद, ये बेसिकली डॉक्टर ताराचंद की किताब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पर्सपेक्टिव में लिखी हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फ्रीडम मूवमेंट कैसे चली पूरे हिंदुस्तान में, और उसमें फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वो कैसे क्रिटिक करते हैं। तो वो साथ हो तो तब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स और बेहतर तौर पर समझ आती है कि भाई ये क्रिटिसिज्म भी अगर को पढ़ना चाहे तो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बाय डॉक्टर ताराचंद। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे सोर्सेज हैं, जहां से मैं लेक्चर्स की अपनी कहानियां बना के आपकी खिदमत में मैंने पेश करनी है। अगर आपको नहीं लगा, आपको लगा नहीं यार मैंने ये काम नहीं करनी, तो सीधे सीधे लेक्चर सुने, पॉइंट्स लिख लें, और या फिर ऐसी किताबें जो हैं वो उठा लें, या इससे मिलती जुलती कोई और किताब उठा लें जो टेक्स्ट बुक टाइप की नोट्स फॉर्म की किताबें होती हैं मुख्तलिफ, जहां से आपने सीधा सीधा रट्टा मार लेना, वो आपकी मर्जी।
लेकिन मैं आपको अपने सोर्सेज जो है वो बता रहा हूँ। ये पहले पोर्शन के सोर्सेज। दूसरे पोर्शन में आ जाए तो दूसरे और तीसरा पोर्शन यानी कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं प्लस आपकी जो जुडिशरी की डेवलपमेंट्स हैं, इससे रिलेटेड दो किताबें। एक तो हामिद खान की किताब है, हामिद खान की किताब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यानी जितना भी 1947 से ऑनवर्ड जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल और जुडिशियल डेवलपमेंट्स हुई हैं आपकी तारीख में, उनके लिए एक सोर्स तो हामिद खान की किताब है। दूसरी है, अगर कोई उर्दू में पढ़ना चाहता है, पाकिस्तान, नजरिया और रियासत, फारूक मलिक। ये उर्दू में किताब है, कोई इसको देखना चाहे इसको देख ले। मैं इन्हीं दोनों किताबों की बेस पे ही अपने लेक्चर्स वो आप लोगों को मैंने देने, यानी दूसरे और तीसरे फेज को मिला के। अगला फेज जो फॉरेन पॉलिसी का है, तो फॉरेन पॉलिसी के लिए अब्दुल सत्तार की किताब कंसाइज हिस्ट्री, फॉरेन पॉलिसी या कंसाइज हिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड की छपी हुई किताब है। तो इस किताब में मुख्तलिफ फेजेस हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के, उनकी एक समरी। टेक्निकली जब ये लेक्चर चलने तो मैंने इस किताब की समरी ही आपको खास तौर पे पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के डायनामिक्स में उनकी मैंने एक समरी आपको जो है बतानी। और आखिरी सोर्स जो है 5 की या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये फिर जो मैं अपने करंट अफेयर के सेशंस में टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, डोमेस्टिक टॉपिक्स, उनमें से मैंने कोई 5 टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ करवा देंगे। सो ये फ्रेमवर्क होगा जी सारा। सोर्सेज जो मेरे हैं वो इनसे बाहर नहीं है, मैंने बता दिए आपको सारे। एज फार एज ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न, तो ऑब्जेक्टिव वो कहीं किसी भी डायनामिक्स में तो आप पूछ सकता है, वो पोस्ट पार्टीशन में पूछ ले, प्री पार्टीशन में पूछ ले, कहीं भी जा सकता है। लेकिन पहला बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि पास्ट जो पेपर्स है ना जी, इनके ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, मार्केट में भी मिल जाते हैं पास्ट पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स। तो कोशिश तो पहले ये करें कि कलेक्टिवली करंट अफेयर एंड पाक अफेयर के ऐसे ऑब्जेक्टिव्स उनको एड्रेस कर लें कि जिनको आप याद कर लें। लेकिन मैं इन पर्सन मैंने कभी जिंदगी में ऑब्जेक्टिव्स की सेपरेट तैयारी नहीं की इन पर्सन, क्योंकि आई बिलीव कि आपने एक पोर्शन से रिलेटेड अगर 2 से 3 4 बुक्स को अच्छी तरह थॉरली रीड किया हुआ, तो ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए मसला नहीं होते। लेकिन ये मेरा ख्याल है, अब ज़ाहिर स्टूडेंट के पास इतना टाइम तो नहीं होता, मेरा तो डोमेन ही हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स है। तो जब मेरा डोमेन हिस्ट्री पॉलिटिक्स का है तो ज़ाहिर है वो फिर उसमें मुझे वो पॉलिटिक्स के ग्रैंड फ्रेमवर्क में कोई टॉपिक्स हों, हिस्ट्री के फ्रेमवर्क में टॉपिक्स हों, तो मुझे तो ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, पढ़ के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ानी है, तो मुझे तो फिर इतना मुश्किल नहीं लगता जो है वो ऑब्जेक्टिव। आखिरी चीज, मार्क्स। 2016 में सिलेबस चेंज हुआ, उससे पहले भी यही कल्चर था कि एनीथिंग अप टू 50 आर कंसिडर्ड एज वेरी गुड मार्क्स इन पाकिस्तान अफेयर्स। 2016 के बाद भी आफ्टर एनीथिंग 50 गुड मार्क्स। तो जो मार्किंग ट्रेंड है पाकिस्तान अफेयर्स का, वो भी वहीं पे है, चाहे वो सवाल जैसे भी पेपर में दे रहा है। हाउएवर हो ये रहा है कि पाकिस्तान अफेयर्स जो ना नजर आने में ये सबसे लोएस्ट मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट्स है पिछले 5 से 6 साल में, ये नजर क्यों नहीं आता? ये नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स, इनमें मिला के आपने 120 स्कोर करना है। यानी कोई सेपरेट तो आपने फेल
होना नहीं। तो उस वजह से फिर पाक अफेयर्स छुपा रह जाता है, कभी 30s में नंबर आ रहे हैं, कभी 20s में नंबर आ रहे हैं, तो ये नजर नहीं आता, बिल्कुल नजर नहीं आता। ये मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर पिछले 3 सालों को देख लें, 19, 20, 21, तो ये तो सारा ही करंट अफेयर का पेपर था। तो क्या स्टूडेंट्स ने करंट अफेयर की तैयारी नहीं की हुई थी? जैसे मैं आपसे जो, जिस तरह मैं आपको जो सिलेबस करवाऊंगा, अगर इस तरह पेपर ना आए और पेपर अगेन सारा करंट अफेयर बेस्ड आ जाए, तो क्या स्टूडेंट ने करंट अफेयर की तैयारी नहीं की हुई? क्या वो नहीं लिख सकता बीच में से कुछ 3-4 सवाल, 3 भी कर ले? उससे पहले 16, 17, 18, जिसमें प्री पार्टीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एंड जुडिशियल मैटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, जिनमें से 3-4 सवाल बन जाते हैं, तब भी नंबर वही 20s, 30s, बहुत ज्यादा 40s। तो क्या स्टूडेंट्स ने प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन तैयार नहीं किया? बिल्कुल करते हैं सीरियस स्टूडेंट्स। अपने बैकअप भी बना के रखते हैं कि अगर ये टॉपिक्स ना आए तो मैंने सॉरी, बैकअप भी स्टूडेंट्स के मौजूद होते हैं। और अब तो पेपर भी एक ही दिन में हो रहा है, करंट अफेयर का और पाक अफेयर का। पहले तो ये होता था ना कि जी एक दिन करंट अफेयर का, एक दिन पाक अफेयर का, अब तो पेपर भी एक दिन। तो इशू कहाँ आ रहा है? इशू वो बहुत बड़ा जो इस पूरे काम में हमें नजर आता है, वो स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। स्टूडेंट ये समझता है कि एक टॉपिक, सपोज एनर्जी क्राइसिस का, पाकिस्तान अफेयर के पेपर में आया, और एक टॉपिक एनर्जी क्राइसिस का करंट अफेयर के पेपर में आया, तो ये समझता है ये दोनों डिफरेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ है, सिर्फ मार्केट में पैसा बनाने की, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने की, नए नए CSPs हो जाएं, या कोई टीचर्स हो जाएं, या अकेडमीज हो जाएं। इट्स टोटली अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है जब उसको सीधा सीधा प्रॉपर पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर आता है, जिसमें ऑफ कोर्स उससे पूछ लिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एफर्ट्स, जिना पर आ गया, कायदे आजम पर, इकबाल पर आ गया सवाल, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पर आ गया, लखनऊ पैक्ट पे आ गया, लाहौर रेजोल्यूशन पे आ गया, तब भी वो नंबर नहीं ले पाता। उसकी मेजोरिटी ऑफ द वजह क्या होती है कि उसने इसकी सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की होती। सवाल में जो पूछा जा रहा है, कहानियां तो उसको पता है, जिस तरह मेरी भी यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हैं कहानी की सूरत में सारी, जिसका नाम भी उसका पाकिस्तान कहानी रखा हुआ, तो वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। और जो उसने नोट्स याद किए होते हैं लखनऊ पैक्ट पे, लाहौर रेजोल्यूशन पे, वो उन्हीं को छापाता है। सो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन में वो कंफ्यूज हो जाता है, और प्रॉपर पाकिस्तान अफेयर्स, फ्रीडम मूवमेंट और पोस्ट पार्टीशन के टॉपिक्स, उनकी उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, बस रट्टे मारे होते हैं। जो रट्टा मारा है वो आ गया तो बस ठीक है, तो बाहर निकल के फिर के जी हम तो इतना लिख के आए थे तो नंबर नहीं आए। तो पहली चीज तो ये कि डू नॉट कंफ्यूज इट, कि अगर आपको कोई करंट अफेयर के पेपर में पाक US रिलेशन पे सपोज सवाल आया, और वही सवाल आपको पाक अफेयर के पेपर में आ गया, तो ये कोई अलग दुनिया नहीं है, एक ही सवाल है, एक ही जवाब। ये तो जेहन में रखिएगा। और दूसरी तरफ, अगर क्वेश्चंस आपको प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल और हमारी मुस्लिम नेशनलिज्म से रिलेटेड आ जाते हैं, तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी वही सवाल का जवाब दे पाएगा। सो इसमें ये, इसमें तो हम ज्यादा प्ले नहीं कर रहे। जो आप करंट अफेयर में तैयार कर रहे हैं, इनमें से कोई टॉपिक भी पाक अफेयर में आ जाता है तो कोई अलग से डायनामिक्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। पाक अफेयर में सवाल आ जाएगा तो टॉपिक को आपने पाकिस्तान से रिलेटेड बना के लिखना है। करंट अफेयर में आ जाएगा तो आपने उसको जनाब, करंट क्या हो रहा है, आपने सिर्फ वो बातें बतानी है, कुछ नहीं है, कहानी है सारी। लेकिन यहाँ यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर करंट अफेयर का खुदा ना खास्ता पूरा पेपर ही करंट अफेयर बेस्ड आ जाता है,
तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ट्रीट इट लाइक अ पेपर ऑफ करंट अफेयर, दैट्स इट, सिंपल, जो सवाल पूछ रहा है वही। और अगर वो आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसका जवाब देना। तो मैंने यहां पर अपने स्टूडेंट की कैपेसिटी बनानी है पहले। फॉर इंस्टेंस, अगर वो आपको सवाल दे देता है, शिमला डेपुटेशन paved the way towards creation of Pakistan, discuss, evaluate, जो भी आगे वर्ड वो लिखते हैं। अब शिमला डेपुटेशन 1906 में हो रही, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1947 में हो रही, 40-41 साल की हिस्ट्री लिखनी है? नहीं। क्या शिमला डेपुटेशन की डिटेल्स लिखनी है? नहीं। इस शिमला डेपुटेशन से कुछ मुसलमानों का नेशनलिज्म, उसमें इसने कंट्रीब्यूट किया, वो क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी डिटेल्स लिखनी है। वो कंट्रीब्यूशंस जो कनेक्टेड हैं विद क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उनके बारे में बात करें। तो नॉर्मली स्टूडेंट शिमला डेपुटेशन पे जो रट्टा मारा होता है डिटेल्स वो लिखते हैं, उनका शिमला से लेके 47 तक जो जो इवेंट्स हुए हैं वो लिख दिए, ये गलत है। यहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है। कई पास पेपर्स में शिमला के इसकी जगह पर उसने लिख दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल पेव द वे टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ऐसे भी सवाल आए हुए। सो ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है, और इस अंडरस्टैंडिंग ये बननी उस वक्त है जब आपका ये फिर नेशनलिज्म और पॉलिटिक्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये क्लियर हो। ये कोई हिस्ट्री का पेपर तो है नहीं कि आपने हिस्टोरिकल नैरेटिव या डिटेल्स लिख देनी है। अगर होता तो वो उसको फिर हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पेपर कंपलसरी करते। पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स, सो वो हिस्टोरिकल डायनामिक्स में नहीं है। अच्छा जी, एक मैं यहाँ पर वो भूल गया कि ये जो पोर्शन आपका आना है ना, कहाँ गया, ये वाला पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल और ये वाला एस्पेक्ट्स, इनके साथ फिर हमने लैंग्वेज, कल्चर और लिटरेचर, इन पे भी हमारा ये एक ही लेक्चर होना, ये एड ऑन में होगा ये लेक्चर, ये भी ध्यान में रखिएगा। सो ये तो हिस्ट्री का पेपर नहीं है। अगर इसमें हम प्री पार्टीशन पढ़ रहे हैं ना जी, तो हमने प्री पार्टीशन को हिस्ट्री का एक की प्री पार्टीशन बना के नहीं पढ़ना, हमने उसको मुस्लिम नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना। कैसे मुस्लिम नेशनलिज्म डेवलप हुआ, कैसे शेप हुआ, ये कॉन्टेक्स्ट जेन में रखिएगा। तो हम लार्जली उसको फिर जो है वो हिस्टोरिकल नैरेटिव के तौर पर वो लिखाते हैं, जो बहुत बड़ा एक इशू का प्रॉब्लम है। इस वजह से मार्क्स कम आते हैं, यानी करंट अफेयर के सवालों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो प्री पार्टीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनको हम हिस्टोरिकल नैरेटिव्स में लिख के आ जाते हैं और समझते हैं हमने सवाल कर लिया जी, तैयारी होगी हमारी। सो इस वजह से मार्क्स नहीं आते। आपके करंट अफेयर और पाक अफेयर इन कंबाइंड दोनों पेपर्स में अगर आप 100 मार्क्स ले रहे हैं तो ये बड़े गुड मार्क्स हैं, वेरी गुड मार्क्स आउट ऑफ 2 कलेक्टिवली दोनों को मिला के। तो इसको रियलिस्टिक प्रोपोजिशन में ही रखें, इसमें कोई बहुत ऊंचे नंबर लेने की जो है वो के चक्कर में वो बेसिक अटेम्प्टिंग ही आपकी जो है वो फ्लॉड ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, दैट इज सफिशिएंट। तीसरा पेपर आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, वहां आपके 70+ नंबर वो आने चाहिए। और सीधा सीधा मैथमेटिकल और याद करने वाला और एप्लीकेशन के पेपर है, उसमें आपके नंबर आ सकते हैं 70+। तो आउट ऑफ 300 पासिंग मार्क्स 120 है, लेकिन आपका टारगेट जो है वो 170 तक का होना चाहिए, 160 170। शुरू करते हैं जी बात को। और हम बात को शुरू जो है वो जिस फ्रेमवर्क में हम शुरू कर रहे हैं वहीं से हम शुरू करेंगे। और पहली जो चीज हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कि हम जो पाकिस्तान की
आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं। ये आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस आप दो आर्गुमेंट्स पे डेवलप करते हैं, एक टू नेशन थ्योरी और दूसरी इस्लामिक आइडियोलॉजी। ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस इन दो फ्रेमवर्क्स पे है। याद रखिएगा, टू नेशन थ्योरी इट इज नॉट अ थ्योरी, ये कोई थ्योरी नहीं है। इस्लामिक आइडियोलॉजी इट इज नॉट एन आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी नहीं है। ये पहले ज़हन में एक बात बनानी। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी वो होती है जो हर टाइम एंड स्पेस में एवरीवेयर अप्लाई हो जाए, हर जगह। एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूला है, एक थ्योरी है। अब चाहे आप ये पाकिस्तान में इसको अप्लाई कर लें, चाहे इंडिया में अप्लाई कर लें, चाहे यूएस में ले जाएं, किसी लेबोरेटरी में ले जाएं, ठीक है जी, आप अंटार्कटा में ले जाएं, जहां भी चले जाएं, फार्मूला यही रहना है, एफ इज इक्वल टू एम ए। टू नेशन थ्योरी, अगर आप इसको इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट इससे बाहर लेके जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि इसकी एप्लीकेशन हो। ये विद इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट ही ये आर्गुमेंट है। सो इसको थ्योरी तो कहा जाता है, दो कौमी नजरिया, ठीक है जी। तो इसकी जो उर्दू है वो थ्योरी की अंग्रेजी नहीं, वो नहीं है, तो ये कोई थ्योरी नहीं है। ये पहले एक अंडरस्टैंडिंग जेन में रखिए। ये क्यों ये आइडिया डेवलप किया गया फिर टू नेशन थ्योरी? ये टू नेशन थ्योरी उस सेंसिबिलिटी को पोर्ट्रे करती है दैट वी आर डिफरेंट, दैट्स इट। ये एक सेंसिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है कि इन इंडिया वी आर डिफरेंट। अभी बेसिक लेवल पर अभी जो अंडरस्टैंडिंग समझ लो, इस्लामिक आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी नहीं है, ये तो बड़ी खतरनाक बात नहीं। नहीं, इस्लामिक आप एक डिवाइन रिलीजन को जो है वो मेंशन कर रहे हैं यहाँ। आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी मैन मेड होती है जी। आइडियोलॉजी उन आइडियाज पर इरेक्ट होती है जो कि प्योरली ह्यूमंस डेवलप करते हैं, इंसान डेवलप करते हैं। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी वो तो एक डिवाइन रिलीजन, मतलब कि वो मैन मेड हो गया, ऐसा नहीं। इस्लामिक आइडियोलॉजी नजरिया इस्लाम, यहां पर आइडियोलॉजी का मीनिंग वो नहीं है जो कि वेस्ट में जिस तरह उसका मीनिंग डेवलप किया जाता है, वो नहीं। यहां थ्योरी का मतलब वो नहीं है जो कि वेस्ट में जिस तरह थ्योरी का मीनिंग डेवलप किया जाता है। इन दो अल्फाज की वजह से हमारे स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। और इवन हमें इंटरव्यूज में जब कह दिया जाता है कि जी थ्योरी तो हर जगह पर एप्लीकेबल होती है, हाँ जी होती है जी, तो फिर जी 1971 में जनाब बांग्लादेश क्यों बन गया? इसका मतलब है थ्योरी गलत थी। तो बंदा उधर अपना सा मुंह लेके बैठ जाता है कि हाँ भाई ये क्या बात हुई, तो खामोश हो जाता बंदा। सो पहले जो एक मगरिब के स्कॉलर्स ने या मगरिब के लिटरेचर ने हमें थ्योरी का मीनिंग बताया हुआ है और आइडियोलॉजी का मीनिंग बताया हुआ है, उसके तनाजुर में हमने अपनी टू नेशन थ्योरी और इस्लामिक आइडियोलॉजी को विजुलाइज कंसेप्चुलाइज नहीं करना। तो हमने कैसे करना? टू नेशन थ्योरी एक सेंस कम्युनिकेट करती है, ये एक सेंसिबिलिटी है, ये एक अवेयरनेस की निशानदेही करती है।
that two nations are living in subcontinent. सबकॉन्टिनेंट में दो कौमें रहती हैं, एक बिलीवर्स, बिलीवर्स कौन, हम मुस्लिम्स, और दूसरे नॉन बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स कौन, हिंदू, सिख, पारसी एक्सेट्रा। सो इनके दरमियान अब वही बातें जो हम छोटे से पढ़ते हैं, खाना पीना सोना जागना उठना बैठना, ये वो इनके दरमियान डिफरेंस है। तो ये सेंसिबिलिटी कम्युनिकेट हो रही है थ्रू द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी, विच इज नॉट अ थ्योरी बट एक सेंस कम्युनिकेट हो रही है। इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी जो कि एक मैन मेड आइडियोलॉजी नहीं है, विच इट रेफर्स टू द यूनिवर्सैलिटी ऑफ इस्लाम एंड इट्स प्रिंसिपल्स। इस्लाम एक आलमगीरी मजहब है और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो असूल हैं, वो बेहतरीन असूल है। सो नटशल में मतलब that we the believers, we want a state, ऐसी स्टेट जहां पर हम यूनिवर्सैलिटी ऑफ इस्लाम एंड इट्स प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार सकें। दैट्स इट, सिंपल। सो हम जो बिलीवर्स हैं, जो कि हम में ये एक सेंसिबिलिटी है दैट वी आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ नॉन बिलीवर्स, सो वी आर डिफरेंट एंड वी वांट सच अ स्टेट कि जहां हम यूनिवर्सैलिटी ऑफ इस्लाम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, और यही चीज फिर जिन्ना ने भी कहा हुआ ना जी, कि हम पाकिस्तान, क्या कहा था जी, तजर्बा गाह जहां इस्लाम के असूलों के मुताबिक हम जिंदगी गुजार सकें। दैट्स इट, नॉट टू कंफ्यूज इट कि हम कोई मजहबी रिलीजियस रियासत बनाना चाहते, नो। इस्लाम के असूलों के मुताबिक, इस्लाम का असूल इक्वालिटी का, इस्लाम का असूल जस्टिस का, जारी जी, टॉलरेंस का, फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, मोरालिटी का, डिसेंसी का। समझ आ रही है जी, ये प्रिंसिपल्स हैं। तो इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें, जो एक यूनाइटेड इंडिया में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑल अदर्स ट्रीट अस डिफरेंटली। दैट्स इट। सो जब हम उसको फिर वेस्ट की थ्योरी और वेस्ट की आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तब फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सो इन अ वे इस डिबेट से हम ये अखज कर सकते हैं कि इन 1947 ओवर द क्लेम, जो हमारे क्लेम थे ऑन द क्लेम्स ऑफ टू नेशन थ्योरी एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी, 1947 में हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। हमने एक स्टेट ऐसी बना ली जो कि होगी प्रीडोमिनेंटली, ऐसा नहीं कि उसमें नॉन बिलीवर नहीं होंगे, रहे नॉन बिलीवर, उसमें कोई इशू नहीं, बट बिलीवर्स की स्टेट, और उस स्टेट में को जो गवर्न किया जाएगा वो इस्लाम के प्रिंसिपल्स के मुताबिक किया जाएगा, और इस्लाम के प्रिंसिपल्स में माइनॉरिटी राइट्स भी हैं। सही जी, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं। सो हमने अचीव कर लिया। तो ये सवाल कहीं पे भी आपसे हो जाएगा, टू नेशन थ्योरी 1971 में एंड डेड होगी, तो ये
इसकी लॉजिक ही नहीं बनती, क्योंकि टेक्निकली टू नेशन थ्योरी 1947 में अपना टारगेट अचीव कर गई। अब किस चीज की टू नेशन थ्योरी? जब आपने को टारगेट अचीव कर लिया, वो ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी किया। अब वट एवर हैपेंड आफ्टर 47, बिकॉज ऑफ जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स, because of delay in constitution making, because of anti Bengali sentiment factor, because of India factor, because of political victimizations, because of geographical factor, क्योंकि एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, दूसरी तरफ वो इतनी दूर वेस्ट पाकिस्तान। भाई इन तमाम वजूहात या इनमें से कुछ और वजूहात, इनकी बना पे अगर ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, सेपरेट हुआ, तो वो तो इन वजूहात से हुआ। ईस्ट पाकिस्तान के सेपरेट होने में टू नेशन थ्योरी या इस्लामिक आइडियोलॉजी का क्या कसूर? वो तो हम सब ने, ईस्ट पाकिस्तानियों ने, वेस्ट पाकिस्तानियों ने मिल के इस पर इकट्ठे होकर अपना टारगेट तो अचीव किया। बाद के आपके और मसाइल थे, तो उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि टू नेशन थ्योरी डेड हो गई या पाकिस्तान गलत बना था। सो पहले तो ये फ्रेमवर्क जो है कि वो जो आपकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है, उनको जो है वो जहन में रखना जरूरी है। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सीधा सीधा कि टू नेशन थ्योरी एक सेंसिबिलिटी है। अब ये टू नेशन थ्योरी, इसके ओरिजिन्स ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया। ये हम दो तरह से इसके ओरिजिन्स को देखते हैं, एक हिस्टोरिकल और दूसरा फिर हम इसको देखते हैं 19th सेंचुरी पॉलिटिक्स। एक यानी कि तारीखी तनाजुर में देखते हैं और एक इसको 19वीं सदी की सियासत में जो है वो देखा जाता है। ये टर्म तो लामोहला 19th सेंचुरी में टू नेशंस लिविंग इन इंडिया, ये तो सर सैयद ने कहा था। तो इसलिए आज से एज अ टर्म टू नेशन थ्योरी ये 19th सेंचुरी में ही नो डाउट डेवलप हुई है। 19th सेंचुरी में खास तौर पर 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बाद ही डेवलप हुई है, आफ्टर दैट। बट जो पहले से मौजूद था उसको नाम दे दिया गया, उसको लेबल कर दिया गया 19th सेंचुरी में, जबकि उसकी हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी स्ट्रांग है। और इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को फिर देखना जरूरी है, ताकि हमारा ये जो कंसेप्शन है टू नेशन थ्योरी का दोनों तरह से बन रहा है, यानी 19वीं सदी की सियासत में भी बन रहा है और उस 19वीं सदी की सियासत से पीछे, क्योंकि मुसलमान तो 712 एडी में पहला इंटरेक्शन इनका बना विद सिंध। सही है जी, ऐसा ही। और इसके बाद इनका 10th सेंचुरी प्लस आप कह लो अर्ली 11th सेंचुरी, इसमें हिंद से कनेक्शन बना। और फिर 12th सेंचुरी में फर्दर आगे हिंद के एरियाज में ये कनेक्शन डेवलप हुआ। लार्जली सिंध और हिंद की सेग्रीगेशन है ना जी। ये आप जिस एरिया में रह रहे हैं आज, इस एरिया में ये सारा सिंध, सपत सिंधु दरिया सिंध पूरा, और इससे आगे पार के इलाके गुजरात, यानी गुजरात से और ऊपर तक जो आपके फिर पंजाब पार के इलाके ऊपर से लेकर नीचे तक, वहां से आगे आपका सारा हिंद।
तो ये जो इंटरेक्शंस डेवलप हुए हैं माजी में सारे, और इस पर फिर मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसको कैसे रिपोर्ट किया, और इसको हिंदू स्कॉलर्स ऑथर्स ने कैसे रिपोर्ट किया। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ समझते थे कि हम अलग हैं, हिंदू स्कॉलर्स भी समझता था कि मुस्लिम अलग है। तो उनको फिर देखना बड़ा जरूरी है कि ये हमने सिर्फ एम ही अपने सियासी मकासद के लिए सिर्फ टू नेशन थ्योरी नहीं बनाई कि जी क्योंकि हमें एक मुल्क चाहिए था तो मुल्क के लिए वजह बनानी थी, तो वजह बना ली टू नेशन थ्योरी, जो कि 19वीं सदी से में पहली दफा टर्म कॉइन हुई थी, और 20वीं सदी में हमने इस वजह को प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट कर लिया, अपने लिए वजह बना ली। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस वजह को पकड़ लिया कि टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी। ऐसा नहीं है, इसकी जड़ें इंडियन तारीख में रची बसी हुई। ये बात समझ आती जी? सो ये कंसेप्शन, ये इंप्रेशन दैट टू नेशन थ्योरी ये सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुई है, ये डेवलप्ड इन लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ये बहुत ही वीक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही वीक आर्गुमेंट है ये सारा, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारी फ्रीडम मूवमेंट एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे डेवलप हुई है जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया, जो हमने डेवलप किया, जो हमने बनाया, जिसके कोई रूट्स नहीं थे, बस हमने बना लिया अपने मकसद। तो ये बड़ा रॉन्ग परसेप्शन होता है। नो डाउट लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, इसमें टू नेशन थ्योरी ये एज अ टर्म ये क्वाइन हुई, बट ये क्वाइन हुई, इट वाज क्वाइंड टू रेफर टू द हिस्टोरिकल डिफरेंसेस। उन्हीं हिस्टोरिकल डिफरेंसेस को रेफर करने के लिए ये टर्म क्वाइन। सो वट एवर हैपेंड इन द पास्ट, उसको फिर जस्टिफिकेशन तो हम देखते हैं ना, 9वीं 10वीं से पढ़ते हैं, हिंदू मुसलमानों में मजहबी डिफरेंसेस याद है, माशी डिफरेंसेस, समाजी डिफरेंसेस, सियासी डिफरेंसेस, एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ के डिफरेंसेस, रोजमर्रा, ये पढ़ते रहते हैं ना हम 9वीं 10वीं से, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये पढ़ते रहते हैं। ये क्यों पढ़ते रहते हैं? बिकॉज इन आर्गुमेंटेशन से आप जस्टिफाई करते हैं दैट टू नेशन थ्योरी नेचुरल फिनोमिना है, हमने कोई बनाया नहीं है, ये नेचुरल फिनोमिना। ये मुस्लिम्स इन इंडिया ये हर दौर में इसको एक्सपीरियंस करते आ रहे थे। फर्क ये हुआ कि 19th एंड 20th सेंचुरी के जो हमारे स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने मुसलमानों के इन एक्सपीरियंसेस को एक लैंग्वेज दे दी, इसको एक जुबान दे दी, इसको एक पर्पस दे दी, जिसकी वजह से ये टर्म पॉपुलर हो गई। ये कोई हैरत की बात नहीं है। 21st सेंचुरी में आपको एक टर्म क्वाइन होती नजर आती है जिसको कहते हैं पॉपुलिज्म। इमोशंस के सहारे, पोस्ट ट्रुथ के सहारे, झूठ के सहारे सियासत करनी। तो क्या ये 20वीं सदी में नहीं होती थी? क्या ये 19वीं सदी में नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। लेकिन टर्म 21वीं सदी में क्वाइन होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पीछे कोई रूट्स नहीं है, बिल्कुल मौजूद है रूट्स। इसी तरह टू नेशन थ्योरी अगर क्वाइन होगी एज अ टर्म 19th और 20th सेंचुरी में, तो इसका मतलब नहीं है कि वहीं पे बनाई गई, उसके तारीखी तनाजुर में उसका रोल मौजूद है। सो उसको अब हमने एक्सप्लोर करना, क्योंकि उसी में हमारा नेशनलिज्म छुपा हुआ, उस सेंस में। सो ये तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ना जी, कि जनाब ये 19वीं सदी में बना, ये वीक है।
सबसे पहले अगर किसी स्कॉलर ने, मुस्लिम स्कॉलर्स ने, किसी स्कॉलर ने इसको हाईलाइट किया, इस पॉइंट को, कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज ये डिफरेंट है, तो ये सबसे पहले किताबुल हिंद में रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले अल बैरूनी, एज अर्ली एज 1001 में इसने एडी इसने ये किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। सही जी। और इसने वाजिया तौर पर उसमें हिंदू फनेटिसिज्म इसको हाईलाइट किया। सही है जी। मुसलमानों में ये जो सेंस है ना जी, जो आज हम देखते हैं कि जी नॉन मुस्लिम, इसके साथ खाना नहीं खाना, इसके साथ चाय नहीं पीनी, है जी, ये जो मुसलमानों में ये जो सेंस है मुस्लिम्स में, आज हम देखते हैं, ये इस्लाम तो नहीं देता हमें, इस्लाम की तरफ से तो नहीं, ये हमने इंडिया से ही सीखी है। वरना अरब मुस्लिम्स क्या ये इनफिडल्स के साथ बैठ के बातचीत नहीं करते थे, खाना नहीं खाते थे? क्यों जी? सो जो खाना पीना ना करना, वो बेसिकली, क्योंकि अरब मुस्लिम्स भी अरब थे, उनके जो इनफिडल्स थे वो भी अरब ही थे, तो यहाँ का जो हिंदूज थे वो ये समझते थे कि भाई ये मलीश हैं, मलीश। ये साइलेंट हो जाता है हिंदी वर्जन में आके ना, ये जनाब मलीश सॉरी, हमने इनके साथ नहीं कुछ इंटरेक्शंस रखने, ये आउटसाइडर्स हैं। इंडिया की ग्रेट तारीख में फॉरेन आउटसाइडर किसने स्टे किया? बहुत पहले अलेक्जेंडर आया भी, तो अलेक्जेंडर वापस चला गया था, तो स्टे तो किया ही मुस्लिम्स ने, एंड दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। सिंपल इज दैट। इनकी रेस डिफरेंट है, इनका रिलीजन डिफरेंट है, सही है जी, इनका कल्चर डिफरेंट है, इनका फूड कल्चर डिफरेंट है, इनकी रेसिपीज डिफरेंट है, इनका ड्रेस कल्चर डिफरेंट है। समझ आ रही जी? इनकी, इनमें सिंपलिसिटी है, कलर नहीं है। कलर इंडियन कल्चर का, कि जी मुख्तलिफ चीजों में, एक्टिविटीज में कलर का एलिमेंट होना चाहिए, और इनकी एक्टिविटीज में कलर एब्सेंस है, बहुत सी और एस्पेक्ट्स। तो जनाब ये सीधी सीधी बात है कि इन्होंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये आपको किताबुल हिंद में अल बैरूनी बता रहा है, हम नहीं बता रहे। वो यही बता रहा है कि अरब मुस्लिम्स कैसे इनफिडल्स के साथ बैठ के खाना पीना कर लेते थे, इनफिडल्स भी अरब मुस्लिम्स के साथ बैठ के खाना खाना कर लेते थे, क्योंकि ये कुफार, ये भी अरबी होते थे जो मुसलमान थे वो भी अरबी थे। ऐसा कोई इश्यूज नहीं बने, वो अपनी किताब में बता के जाता है कि जनाब स्पेन में ऐसे कोई इश्यूज नहीं बने। वो कहता है जनाब तारीख की और आग में हमें नजर आता है कि जब 750 एडी में स्पेन में मुसलमानों का खलीफा भाग गया, चला गया, तो वहां से ऑनवर्ड जो स्पेनिश कैलिफेट आपकी हुक्मरानी चलती रही, स्पेन से हुक्मरान चलते रहे, तो वहां भी ऐसा इशू नहीं हुआ। वहां के क्रिश्चियंस, वहां के ज्यूज, उन्होंने कुछ ये नहीं कि हम अलहदा हैं और ये अलहदा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये वाहिद टेंडेंसी लार्जली ये इंडिया में डेवलप हुई। ये बात समझ आती है जी? आप जरा दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरी तरफ हम चले जाएं तो हमें नजर आता है
के एक किताब है बड़ी छोटी सी, सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। के.एम. पानीकर, इसकी किताब है। ये अपनी किताब में ज्यादा बात तो ब्रिटिश इंडिया पे करता है कि ब्रिटिश इंडिया में कैसे आए और क्या काम किया, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताता है। तो उसमें बताता है कि जो सिंध की कॉन्क्वेस्ट से इंप्रेशन डेवलप हुआ मुस्लिम रूलर्स का, और जो पेशावर के रूलर्स को, पेशावर, आनंदपाल, पेशावर के रूलर को जिस तरह ह्यूमिलिएट किया उसने, है जिन से नाम निकल गया उसका, यार क्या नाम था, गजनवी। तो इन डेवलपमेंट्स ने परमानेंट मार्क छोड़ दिया ऑन हिंदू माइंड। सो ये, अब देखें ना, दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव भी हमारे सामने हो तो तब बेहतर हो सकता है काम। ये उनका नैरेटिव है कि जो सिंध कॉन्क्वेस्ट जिस तरह हुई, जिस तरह गजनवी ने जो है वो प्लंडरिंग की, लूट मार की, सिंध में लूट मार हुई, लेजिटिमेट रूलर को हटा दिया, इन चीजों का बड़ा परमानेंट मार्क हिंदू माइंड पे है। ये के.एन. पानीकर कहता है, हम नहीं कहते। हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है इससे, लेकिन आपको ओपोनेंट का तो पता होना चाहिए ना। सही है जी, कि आपका ओपोनेंट जो है उसकी हिस्टोरियोग्राफी, उसका व्यू क्या कहते हैं। पहला रूलर पिशावर का ही था ना, जिस पे फर्स्ट अटैक है गजनवी का, वो आनंदपाल पे ही है ना, पहला रूलर था पिशावर का, अजय पाल और आनंदपाल, जयपाल सॉरी, जयपाल बाप है, आनंदपाल उसका बेटा। तो जयपाल को जो है वो बड़ा ह्यूमिलिएट करके उसको कहा जी खुदकुशी कर ले तू, नहीं तो तुझे नहीं छोड़ेंगे, उसको खुदकुशी करनी पड़ेगी जयपाल को। अब ये हिंदू पर्सपेक्टिव है, हिंदू हिस्टोरियन का पर्सपेक्टिव है, लेकिन वजह तो हमारे सामने आ गई ना कि वाई वो मुस्लिम्स को अपने से डिफरेंट समझते थे, वाई, क्यों। सो हिंदू पर्सपेक्टिव अपने साथ वो कॉन्क्वेस्ट और इन चीजों के कॉन्टेक्स्ट में देखते, लेकिन जिस तरह भी देखते थे, जो भी पर्सपेक्टिव है, मैनकाइंड वो लार्जली उसको रूलर्स के डिसीजंस के कॉन्टेक्स्ट में ही, तो आप हेटरेड डेवलप नहीं कर सकते ना पूरी कम्युनिटी की तरफ। सही है जी। हाँ, एक सिंगल एस्पेक्ट हो सकता है, एक सिंगल इंटरप्रिटेशन हो सकती है, हो सकती है। हमारा पर्सपेक्टिव है, हमने आके जस्टिस दिया, हमने आके इक्वालिटी दी, हमने आके इस्लाम प्रमोट किया, हमने आके वुमेन को राइट्स दिए। सही है जी, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। लेकिन जिसको आपने कॉन्कर किया उसका ये पर्सपेक्टिव नहीं है, तो उसके यहां तो हेट्रेड इनएविटेबल थी, डेवलप होनी होनी थी। तो वो जो हेट्रेड है उसने आप में सेंस डेवलप की कि यार दे कंसिडर अस डिफरेंट, they would keep considering us different. So unless and until directly or indirectly Muslims remained rulers of India for nearly 1000 years, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह आप इंडिया में एज अ रूलर मौजूद रहे, तो बीइंग अ रूलर वो हेट्रेड जो है वो सोसाइटी के लेवल पर ही रही, और उसी को अल बैरूनी ने बहुत पहले हाईलाइट भी कर दिया, खाना पीना सोना जागना उठना बैठना इन सब चीजों में। और जब मुस्लिम रूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1857 में कलैप्स कर गया, उसके बाद न्यू रूलर आ गया, ब्रिटिश।
और अंडर दिस न्यू रूलर वो जो हेट्रेड थी, जो अभी तक सोसाइटी के लेवल पे थी, वो अब लिटरेचर में भी आ गई, वो लैंग्वेज में भी आ गई, वो पॉलिटिक्स में भी आ गई, वो इकोनॉमी में भी आ गई. सो देन योर स्कॉलर्स हैव टू हाईलाइट कि भाई टू नेशन थ्योरी है इन 19th एंड 20th सेंचुरी. सो इतनी सी अंडरस्टैंडिंग है बेसिक, जिसको हमने हमारी टेक्स्ट बुक्स ने भी और हम लोगों ने भी इतना मुश्किल कर दिया हुआ कि हमारा स्टूडेंट जो है वो टू नेशन थ्योरी को पे आर्गुमेंट डेवलप नहीं कर सकता. उसको बड़ा खुशक लगता है इसको पढ़ना, इसको समझना. उसको लगता है कि पता नहीं क्या कितनी बड़ी कोई साइंस है पाकिस्तान बनने के पीछे जो मुझे समझ नहीं आ रही. इट्स वेरी सिंपल. ये समझ आती जी बात. सो हमारे ओरिजिन्स क्या हैं, हमारी बुनियादें क्या हैं, वो इसी. अभी हमने टू नेशन थ्योरी देखी. इस्लामिक आइडियोलॉजी अभी नहीं, वो क्लेम बिल्कुल एंड पे जाके हम साथ इनकॉर्पोरेट होना है. बुनियादी बेस आपकी जो टू नेशन थ्योरी से आ रही. आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस दो हैं आपकी, टू नेशन थ्योरी, इस्लामिक आइडियोलॉजी. हमने एक को समझने की कोशिश की है कि ये जस्टिफाइड है, ये नेचुरल है, ठीक है जी, और ये हर दौर में मौजूद थी. आज के लिए इतना ही जी. कल फिर आगे चलेंगे. अगर आप सोर्सेज मैंने बता दिए आपको, अगर आप इनमें से कुछ परचेज करना चाहते हैं कर लें, सीधा सीधा कोई नोट्स फॉर्म की किताब ले लें, लेक्चर्स के पॉइंट्स ही लिख लें, आपकी मर्जी. मैं उसमें कोई अपनी तरफ से वो नहीं करता कि आप हर हाल में मेरी बात ही माननी है. आप जो भी लेक्चर होगा साथ साथ लिखते रहें, क्योंकि कभी कभी नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है. तो अगर नेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो स्लाइड्स जो हैं वो फिर वो गायब हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं. तो साथ साथ आप लिखते रहें. लेकिन अगर जो है वो आप नेट नहीं जाता, ठीक है जी, तो फिर आपको मिल जाएंगे. ये आज भी अभी आपको मैं अपलोड कर देता हूँ. वाहिद से रब्ता कर लें जी. जो जो सॉफ्ट फॉर्म में है वो वाहिद शेयर कर देगा ग्रुप में, लेकिन ज्यादातर सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है, ये सारी हार्ड फॉर्म नहीं है सॉफ्ट फॉर्म. मैं शेयर कर देता हूँ जी लेक्चर. पाकिस्तान अफेयर्स. लेक्चर मैंने शेयर कर दिया जी. सोर्सेज जो जो मैंने स्लाइड में आप देख लें, जिस पोर्शन के जो मैंने सोर्सेज दिए हैं वही मेरे सोर्स हैं, उन्हीं से मेरे लेक्चर प्रिपेयर्ड हैं, वहीं से मैं बता रहा हूँ. ये नहीं है कि मैं आपको कोई किताबें और बता रहा हूँ और लेक्चर मेरे किसी और किताबों से आ रहे हैं. अभी जिसको डिस्कस किया है उसको तो समझ लो. जब इस्लामिक आइडियोलॉजी की बारी आएगी तो वो भी समझा देंगे. ओके जी, टेक केयर. कल मुलाकात होगी.